स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एमजीएम कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो स्टूडेंट्स, आज केमिकल इक्विलिब्रियम हम ली चैटरली प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में किसकी। सबसे पहले हम बात करते हैं ली चैटरली प्रिंसिपल की। ये प्रिंसिपल हमें क्या कहता है? ये प्रिंसिपल हमें कहता है कि अगर किसी इफेक्ट की वजह से जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब होता है, अगर किसी इफेक्ट की वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तो जो रिएक्शन है वो उस डायरेक्शन में चलती है जहाँ पे उस इफेक्ट को कम किया जा सके और वापस से इक्विलिब्रियम अटेन किया जा सके। ठीक है, तो इसका जो स्टेटमेंट है वो ये है कि आफ्टर चेंज इन इक्विलिब्रियम कंडीशंस लाइक concentration, pressure, volume and temperature, equilibrium shift in forward or backward direction to minimize the changes and attain equilibrium state again. Okay, next यहाँ पे इसका जो ली चैटरली प्रिंसिपल का इफेक्ट किस किस चीज़ों पे आता है इक्विलिब्रियम स्टेट पे, वो हम देखते हैं। तो उसमें फर्स्ट है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो कंसंट्रेशन से कैसे इफेक्टेड होती है वो देखते हैं। तो यहाँ पे एक रिएक्शन ले रखी है मैंने, इसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों है। ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में चलेगी। अब सपोज मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करता हूँ। ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को अगर मैं इंक्रीज़ करता हूँ, ये कहाँ है? अभी इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करता हूँ तो इक्विलिब्रियम क्या होगा? डिस्टर्ब होगा। वो क्या चाहेगा? जो मैंने बढ़ाया है उसको कम करना चाहेगा। तो कम कैसे करेगा? रिएक्शन को पीछे की डायरेक्शन में, रिएक्शन को आगे की डायरेक्शन में ले जाके। ठीक है, तो इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा? रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसी कंसंट्रेशन को सपोज कम कर देता हूँ, इसी कंसंट्रेशन को कम कर देता हूँ तो रिएक्शन इसको बढ़ाना चाहेगी। तो बढ़ाएगी कैसे? रिएक्शन को पीछे की तरफ ले जाके। तो जब इसको मैं कंसंट्रेशन को कम करता हूँ तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अब आते हैं अपन प्रोडक्ट की तरफ। सपोज अगर मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करता हूँ, अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करता हूँ तो रिएक्शन क्या जाएगी? इसको कम करना चाहेगी। कम कैसे करेगी? रिएक्शन पीछे ले जाके करेगी। तो जब इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन करते हैं प्रोडक्ट की तो कहाँ जाती है? बैकवर्ड डायरेक्शन में। और सपोज इसकी कंसंट्रेशन को मैं डिक्रीज़ करता हूँ तो इसको बढ़ाना चाहिए। तो बढ़ाएगी कैसे? आगे ले जाके। तो जब इसको कम करते हैं तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है कि आपको कंसंट्रेशन का इफेक्ट समझ में आ गया होगा। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम करके देखते हैं ताकि समझ में आए कि क्वेश्चंस को इफेक्ट कैसे आता है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है PCl5 जो है PCl3 एंड Cl2 में क्या हो रहा है? डिसोसिएट हो रहा है और हमें चाहिए फेवरेबल कंडीशन, फॉरवर्ड कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ Cl2। मतलब मुझे फॉर्मेशन ऑफ Cl2 चाहिए, मतलब रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जानी चाहिए? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जानी चाहिए। तो मुझे पता करना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन मेरा सही होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में ले रखा है कि PCl5 की जो कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज़ करना है। अगर PCl5 की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ किया इक्विलिब्रियम पे तो इक्विलिब्रियम क्या जाएगा? इसकी कंसंट्रेशन को कम करना चाहेगा। तो रिएक्शन को कौन सी डायरेक्शन में ले जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका आंसर आएगा क्या? फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, सेकेंड है अगर PCl3 की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ किया जाए, अगर इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ किया जाए तो रिएक्शन क्या चाहेगी? इसकी कंसंट्रेशन को कम करना चाहेगी। तो कम कैसे करेगी? रिएक्शन को पीछे की तरफ ले जाके। ठीक है, तो ये पीछे की तरफ ले जाएगी। तो इसमें आंसर आएगा अपना बैकवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट है थर्ड है डिक्रीजिंग PCl5। PCl5 को कम किया जाए। ठीक है, PCl5 को कम किया जाए। अगर इसको कम कर रहा हूँ तो रिएक्शन क्या चाहेगी? इसको बढ़ाना चाहेगी। इसको बढ़ाना चाहेगी तो कौन सी डायरेक्शन में लेके जाएगी? उसको पीछे की डायरेक्शन में लेके जाएगी। तो इसका आंसर आएगा अपना बैकवर्ड डायरेक्शन। और डिक्रीजिंग ऑफ PCl3, अगर PCl3 को कम करता हूँ तो रिएक्शन उसको बढ़ाना चाहेगी। तो बढ़ाएगी कैसे? रिएक्शन उसको आगे की तरफ ले जाके। तो इसका आंसर आएगा अपना फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हमें क्या चाहिए? फॉरवर्ड डायरेक्शन चाहिए। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? फर्स्ट एंड फोर्थ आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड एंड थर्ड आंसर हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट एक और है ऐसा ही क्वेश्चन, हम देखते हैं। उसमें है 2A + 3B जो है 4C + D बना रहा है और हमें चाहिए कि जो B की कंसंट्रेशन है वो कम होनी चाहिए। ऐसी कौन सी कंडीशंस पे B की कंसंट्रेशन कम होगी? B की कंसंट्रेशन को कम करना है ना? B की कंसंट्रेशन को कम करना है तो इसको कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए? ये रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम कब होती है? जब वो आगे की डायरेक्शन में चलती है। तो हमें चाहिए रिएक्शन आगे की डायरेक्शन में। ठीक है, आगे की डायरेक्शन में चाहिए। अब देखो फर्स्ट 1 बाय 1 ऑप्शन चेक करते हैं। अगर A की कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाए, तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा? इसकी कंसंट्रेशन को कम करना चाहेगा। तो इसको कैसे कम करेगा? वो आगे की डायरेक्शन में ले जाके, है ना? तो आगे की डायरेक्शन में ले जाके इसको कम करेगा। ठीक है, अगर C की कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाए तो रिएक्शन इसको कम करना चाहेगी। कम कैसे करना चाहेगी? जब रिएक्शन को पीछे की तरफ ले जाया जाए, है ना? तो यहाँ पे इसको
पीछे की तरफ ले जाया जाएगा इसमें, है ना। नेक्स्ट है डी की कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाए। अगर डी की कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाए तो रिएक्शन क्या चाहेगी, इसको कम करना चाहेगी। कम कैसे करेगी, जब इसको पीछे ले जाएगी रिएक्शन, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। और अगर सी की कंसंट्रेशन को कम किया गया, सी की कंसंट्रेशन को कम किया गया तो रिएक्शन उसको बढ़ाना चाहेगा। बढ़ाएगा कैसे, रिएक्शन जब आगे की डायरेक्शन में चलेगी, तो यहाँ पे आएगा हमारा आंसर फॉरवर्ड डायरेक्शन। और हमें क्या चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है CaCO3 सॉलिड जो है, CaO सॉलिड और CO2 गैस बनाता है। हमें चाहिए फेवरेबल कंडीशन टू शिफ्ट द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब मुझे कौन सी डायरेक्शन चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे वाली डायरेक्शन चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है, जब भी रिएक्शन में सॉलिड आते हैं ना, तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, उनकी कंसंट्रेशन घटाने बढ़ाने का कोई भी इफेक्ट ली चैटरली प्रिंसिपल में नहीं आता है। ठीक है, तो यहीं पे यही लिखा हुआ है, इन हेटेरोजेनियस रिएक्शन सॉलिड एंड लिक्विड सब्सटेंस डू नॉट इफेक्ट इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन है वो तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि ये दोनों क्या है, सॉलिड है, इनकी कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं। अब देखते हैं CO2 की कंसंट्रेशन। अगर इसकी CO2 की कंसंट्रेशन को कम किया जाता है तो रिएक्शन इसको बढ़ाना चाहेगा। और बढ़ाएगा कैसे, जब रिएक्शन आगे की डायरेक्शन में चलेगी। और हमें क्या चाहिए, आगे की डायरेक्शन में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट, इक्विलिब्रियम स्टेट पे टेम्परेचर का इफेक्ट। टेम्परेचर का इफेक्ट देखने के लिए मुझे रिएक्शन पता होने चाहिए कि वो एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है। ठीक है, तो इसमें दो केस बनते हैं फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो। एंडोथर्मिक रिएक्शन में होगा क्या, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और जब टेम्परेचर घटाएंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, और एक्सोथर्मिक में क्या हो जाता है, जस्ट उल्टा हो जाता है। एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच लेस देन जीरो है, तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और टेम्परेचर जब घटाएंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, और सपोज अगर हमें डेल्टा एच का साइन नहीं दे रखा है तो फिर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे डेल्टा एन जी। ठीक है, अगर डेल्टा एन जी जीरो एंड डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो है तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि डेल्टा एच क्या है, ग्रेटर देन जीरो रहता है। और अगर डेल्टा एन जी लेस देन जीरो है तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि डेल्टा एच लेस देन जीरो रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इस पे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं कि 2SO2 + O2 जो है कंबाइन होकर क्या बना रहा है, 2SO3। और इसके लिए हमें दे रखा है कि डेल्टा एच लेस देन जीरो है। ठीक है, तो हमें पूछा है कि फेवरेबल कंडीशन टू इंक्रीज SO3 को इंक्रीज करना है, मतलब रिएक्शन को कौन सी डायरेक्शन में ले जाना है हमें, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो 1 बाय 1 ऑप्शन चेक करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है SO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज। अगर SO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज किया जाता है तो जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। वो क्या चाहेगा, जो कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई है उसको कम करना चाहेगा। कम कैसे करेगा, जब रिएक्शन को आगे की डायरेक्शन में ले जाएगा, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी यहाँ पे। अगर O2 की कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया जाता है, अगर डिक्रीज किया जाता है इसको बढ़ाना चाहेगा। बढ़ाएगा कैसे, जब रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएगा, तो यहाँ पे आएगा हमारा बैकवर्ड। टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, अगर डेल्टा एच लेस देन जीरो है मतलब ये एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उल्टा हो जाएगा सब। टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और टेम्परेचर घटाने पर रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और हमें किस में चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए हमारे आंसर क्या हो जाएंगे, फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं कि किस केस में हाई टेम्परेचर है वो क्या है, फेवरेबल फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। प्रोडक्ट फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो रिएक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन में जानी चाहिए, रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जानी चाहिए, वो रिएक्शन जानी चाहिए कहाँ, आगे की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें डेल्टा एच की वैल्यू तो नहीं दे रखी है, तो डेल्टा एन जी से देखेंगे। अब देखिए, अगर डेल्टा एन जी यहाँ पे कितना है, जीरो है। जीरो कैसे है, यहाँ 1 और यहाँ 1 और यहाँ 2, तो 2 - 2 कितना हो गया, जीरो। डेल्टा एन जी यहाँ पे जीरो है, डेल्टा एन जी जीरो है, इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। और डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो है तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर रिएक्शन कहाँ जाती है, आगे। इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है PCl5 PCl3 और Cl2। यहाँ डेल्टा एन जी की वैल्यू देखूँ तो कितनी आएगी, 1 + 1 - 1, मतलब 2 - 1 कितना आएगा, 1। ये ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब डेल्टा एच भी ग्रेटर देन जीरो। द डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो पे टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन कहाँ जाती है, आगे की डायरेक्शन में। तो ये भी हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है N2 + 3H2 से 2NH3। इसका डेल्टा एन जी अगर मैं देखूँ तो यहाँ है 2, यहाँ है 3, यहाँ है 1, तो 2 - 4 दैट इज -2। तो ये लेस देन जीरो, इसके मतलब डेल्टा एच लेस देन जीरो, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे डेल्टा एन जी कितना है, 1 - 2 -1 मतलब लेस देन जीरो, तो यहाँ से डेल्टा एच भी लेस देन जीरो, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन का आंसर चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है, एक रिएक्शन दे रखी है 2x + y 3z - 300 किलो कैलोरी, मतलब ये Q का वैल्यू है। इसका मतलब इसको अगर मैं दूसरे तरीके से लिखूँ तो इस Q को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रिएक्शन को 2x + y + 300 से
3Z बन रहा हो, तो ये 300 कौन सी साइड में, रिएक्टेंट साइड में। इसका मतलब ये यूज़ हो रही है, तो ये डेल्टा एच क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और हमें क्या पूछा है, फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस हीट इन द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस करनी है हमें, है ना। ठीक है, इसका मतलब मुझे कौन सी डायरेक्शन में रिएक्शन चाहिए, मुझे फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में चाहिए, क्योंकि हीट कहाँ पे है, बैकवर्ड डायरेक्शन में ही है ना। अब देखते हैं एक वन बाय वन। एक्स का कंसंट्रेशन अगर बढ़ाया जाए, अगर एक्स का कंसंट्रेशन बढ़ाया जाए तो उसको कम करना चाहेगी रिएक्शन, तो कहाँ ले जाएगी उसको, बैकवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन नहीं चाहिए मुझे, बैकवर्ड डायरेक्शन पे चाहिए। जेड का कंसंट्रेशन कम किया जाए तो उसको बढ़ाना चाहेगी तो रिएक्शन कहाँ जाना चाहिए, आगे की तरफ। तो ये है आगे का। नेक्स्ट है टेम्परेचर ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 पर टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन कहाँ जाती है, आगे, और टेम्परेचर घटाने पर रिएक्शन कहाँ जाती है, पीछे। इसका मतलब हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं वॉल्यूम का इफेक्ट। वॉल्यूम का इफेक्ट इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ाने पर रिएक्शन उधर जाती है जहाँ मोल्स का नंबर ज़्यादा हो, क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डायरेक्ट N होता है। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ाने पर रिएक्शन वहाँ जाती है जहाँ मोल्स का नंबर क्या हो, ज़्यादा। और कौन से मोल ज़्यादा हो, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट वाले मोल ज़्यादा हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि वॉल्यूम बढ़ाने पर रिएक्शन उधर जाती है जहाँ मोल्स का नंबर ज़्यादा हो। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा मोल यहाँ स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, मोल यहाँ कैपिटल लिखा हुआ है। इसका मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगी, जहाँ मोल्स का नंबर ज़्यादा हो। ठीक है, क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, N होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं डायरेक्शन जब वॉल्यूम को इंक्रीज़ किया जाए। ठीक है, तो देखो जब वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो रिएक्शन कहाँ जाएंगे, जहाँ मोल्स का नंबर ज़्यादा हो। तो देखो इस साइड पे मोल कितने हैं, 4 हैं, और इस साइड पे मोल कितने हैं, 2 हैं। तो वॉल्यूम बढ़ाने पर रिएक्शन उधर जाते हैं मोल्स का नंबर ज़्यादा हो। तो ज़्यादा कहाँ दिख रहा है मुझे, पीछे की तरफ। तो रिएक्शन इसमें कहाँ जाएगी, पीछे की डायरेक्शन में जाएगी। और हमें क्या चाहिए, हमें रिएक्शन की डायरेक्शन ही बतानी, तो इसमें पीछे जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मोल कितने हैं, 2, और यहाँ पे मोल कितने हैं, 2। तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ाने का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब नो इफेक्ट, क्योंकि डेल्टा एन जी कितना है इसके अंदर, 0 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ मोल कितने हैं, 1, यहाँ मोल कितने हैं, 2। तो वॉल्यूम बढ़ाने पर रिएक्शन उधर जाती है जहाँ मोल्स का नंबर ज़्यादा हो, मतलब कि रिएक्शन कहाँ जाएगी, आगे की डायरेक्शन में। इधर देखते हैं, यहाँ मोल्स कितने हैं, 1, यहाँ मोल्स कितने हैं, 1। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ाने का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं नो इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ मोल कितने हैं, 1, और यहाँ मोल कितने हैं, 1 + 1/2, मतलब 3/2। तो यहाँ पे मोल ज़्यादा है, तो वॉल्यूम बढ़ाने पर रिएक्शन उधर जाती है, मोल्स का नंबर ज़्यादा हो, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो आई होप आपको जो वॉल्यूम का इफेक्ट है वो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक नोट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, जो एक्स रहता है वो प्रोपोर्शनल होता है V की पावर डेल्टा N/N प्रोडक्ट। और एक्स क्या होता है यहाँ पे, डिसोसिएटेड मोल। ठीक है, एक्स क्या होता है, डिसोसिएटेड मोल। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और हमें पूछा है कि इसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो PCl5 जो है PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखता हूँ मैं, एक्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू क्या है, V की पावर डेल्टा N। डेल्टा N कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 + 1 2, और यहाँ कितना है 1, तो 2 - 1 1। ठीक है, डिवाइड बाय N प्रोडक्ट कितना है 2, मतलब जो x है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, √V, है ना। इसका मतलब V बढ़ाने पर x क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ाने पर डिसोसिएशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, मोर डिसोसिएशन होगा। इसका मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, मोर डिसोसिएशन होगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं N2 + 3H2 से 2NH3। अगेन फिर देखते हैं x प्रोपोर्शनल टू V की पावर। ठीक है, डेल्टा एन कितना है यहाँ पे, यहाँ 2, और यहाँ पे 3 + 1 4, तो 2 - 4 -2 अपॉन N प्रोडक्ट कितना होगा 2, मतलब x प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, x प्रोपोर्शनल टू 1/V। इसका मतलब क्या है, V को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो x क्या हो जाएगा, कम, और अगर मैं V को घटाऊंगा तो x क्या हो जाएगा, ज़्यादा। V को घटाऊंगा तो x क्या हो जाएगा, ज़्यादा, है ना। तो इसका मतलब ये डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा इसका, बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ये x प्रोपोर्शनल टू 1/V है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर और इक्विलिब्रियम स्टेट। प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जहाँ पे मोल्स का नंबर क्या हो, कम हो, लेस हो। ठीक है, और प्रेशर को घटाने पर रिएक्शन उधर जाती है जहाँ मोल्स का नंबर ज़्यादा हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि P प्रोपोर्शनल टू 1/V होता है एंड V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, N होता है। तो उल्टा हो जाएगा, है ना, जो V का इफेक्ट था उसका उल्टा हो जाएगा, है ना। अब हम देखते हैं प्रेडिक्ट डायरेक्शन। देखो यहाँ पे कितने मोल हैं, 2, यहाँ पे कितने मोल हैं, 2। तो 2 और 2 दोनों तरफ सेम मोल हैं, तो यहाँ पे प्रेशर घटाने बढ़ाने का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, नो इफेक्ट।
क्योंकि मोल ही सेम है ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखो सॉलिड को हम कभी भी कंसिडर नहीं करते हैं, तो इधर मोल कितने हैं 1 और इधर मोल कितने हैं 0। तो प्रेशर को बढ़ाने पर है ना, क्या करना है, प्रेशर को बढ़ाने पर रिएक्शन उधर जाती है जहाँ मोल्स का नंबर क्या हो, कम हो, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, पीछे की तरफ जाएगी इसमें, है ना। इसमें देखते हैं यहाँ N2 1 + 2 कितना है 3 है मोल, और यहाँ पे कितना है 1 है मोल। तो प्रेशर को बढ़ाने पर रिएक्शन उधर जाती है जहाँ मोल्स का नंबर कम हो, मतलब कि कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, आगे की तरफ जाएगी। यहाँ देखता हूँ तो यहाँ 2 मोल है और यहाँ कितने हैं 4 मोल हैं, तो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उधर जाती है जहाँ मोल्स का नंबर क्या हो, कम हो, तो मतलब कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, पीछे की डायरेक्शन में जाएगी। जैसा हमने V के लिए इफेक्ट देखा था वैसा ही प्रेशर के लिए इफेक्ट होता है, लेकिन वहाँ पे 1/P हो जाएगा, तो X प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 1/P की पावर डेल्टा N अपॉन N प्रोडक्ट। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूँ कि राइट रिलेशन बिटवीन X एंड P फॉर दिस रिएक्शन N2O4 से जो है N2 + 2O2 जा रही है। तो यहाँ पे डेल्टा Ng की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो कितने आ जाएगा 2 + 1 माइनस में 1 है ना, ये है 3 और ये कितना 1, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 है ना। डेल्टा Ng यहाँ से कितना हो जाएगा 2, तो X की वैल्यू जो हो जाएगी प्रोपोर्शनल टू 1/P की पावर डेल्टा N 2/N प्रोडक्ट कितना है 3 है ना। तो यहाँ से X हो जाएगा, X प्रोपोर्शनल हो जाएगा P की पावर -2/3, ये अपना रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चन है जो मैं करके देखता हूँ, जैसे कि ये रिएक्शन है 2SO3 से 2SO2 + O2, ये डेल्टा H > 0 मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और हमें क्या चाहिए, फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस SO3 प्रोड्यूस चाहिए, मतलब मेरे को रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में चाहिए, पीछे की डायरेक्शन में चाहिए। ठीक है, पीछे की डायरेक्शन में चाहिए। ये कौन सी रिएक्शन है, डेल्टा H > 0 है ना यहाँ पे, तो ये कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पर आगे जाती है ना, और टेम्परेचर घटाने पर पीछे जाती है, और मुझे क्या चाहिए, पीछे की डायरेक्शन में तो टेम्परेचर तो कम चाहिए मुझे, है ना। तो ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर भी नहीं होगा। टेम्परेचर मुझे, मतलब आंसर कौन सा होगा मेरा, 3rd और 4th में से, और पीछे की तरफ जा रही है रिएक्शन, तो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उधर जाती है जब मोल्स का नंबर कम मोल हो। ठीक है, और प्रेशर घटाने पर रिएक्शन उधर जाती है जहाँ पे ज़्यादा मोल हो। ठीक है, और पीछे चाहिए, पीछे कितने मोल हैं, यहाँ 2 मोल हैं और यहाँ पे कितने मोल है 3 मोल है, मतलब पीछे कम मोल है, तो इसका मतलब प्रेशर तो मुझे क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। ठीक है, प्रेशर ज़्यादा चाहिए, तो इन दोनों में से प्रेशर ज़्यादा कहाँ है, 3 ATM है, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 3rd ऑप्शन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को करते हैं। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस का जो इफेक्ट है वो 2 तरीके से आता है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे और दूसरा है कॉन्स्टेंट प्रेशर पे। तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे तो कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, और कॉन्स्टेंट प्रेशर पे जब हम मिलाते हैं इनर्ट गैस तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, और इंक्रीज़ होने से जो हो जाते हैं मोल भी इंक्रीज हो जाते हैं, तो रिएक्शन उधर जाती है जहाँ मोल्स का नंबर क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आप देख लेते हैं, जैसे कि ये दे रखा है N2 + 2O2 से N2O4 बन रहा है। हमें चाहिए कि कंसनट्रेशन ऑफ N2 घटेगी या बढ़ेगी जब मैं 2 मोल को Ne को इसमें मिलाता हूँ, जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं आता, मतलब यहाँ पे नो इफेक्ट आएगा, कुछ भी नहीं होगा, है ना, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और कांस्टेंट प्रेशर पे अगर मैं 2 मोल मिलाता हूँ तो रिएक्शन उधर जाएगी जहाँ मोल्स का नंबर क्या हो, ज़्यादा हो। तो मोल्स का नंबर इधर कितना है 3 और इधर कितना है 1, तो ये रिएक्शन कहाँ जाएगी, पीछे की तरफ जाएगी। तो जो N2 के कंसनट्रेशन है वो क्या जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो सेकंड वाले में इंक्रीज़ हो जाएगी और फर्स्ट वाले में कांस्टेंट रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको इनर्ट गैस का जो है वो समझ में आ गया होगा, और इसके आगे का चैप्टर हम जो भी बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।